नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वॉर रूम। भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान को सीजफायर टूटने का डर सता रहा है। इसलिए पाकिस्तानी नेताओं ने यह झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भारत के साथ सीजफायर आज खत्म हो रहा है। लेकिन भारत की सेना ने सीजफायर को लेकर पोजीशन क्लियर कर दी है। भारतीय सेना से साफ साफ कहा गया है कि आज पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। भारतीय सेना ने कहा है कि सीजफायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आज बातचीत की खबर पाकिस्तान की तरफ से फ्लोट की जा रही है और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशार डार ने आज बातचीत की बात उड़ाई, जबकि सच्चाई है कि हर मंगलवार को डीजीएमओस की बातचीत होती है, चाहे युद्ध के हालात हो या फिर स्थिति सामान्य हो। रूटीन तौर पर बातचीत पर पाकिस्तान अब 18 मई को बातचीत की खबरें उड़ा रहा है। तो एक तरफ जहां भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि आज कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से इतनी ज्यादा घबराहट है कि उनके जो मंत्री हैं इशाक डार, वो ये खबर उड़ा रहे हैं कि भारत के और पाकिस्तान के डीजीएमओस की बातचीत होगी। वैसा आपको बता दें कि भारत की ओर से साफ कहा गया कि ऐसी कोई भी मीटिंग तय नहीं है जिसमें दोनों डीजीएमओ आज बात करने जा रहे हैं। वैसे रूटीनी तौर पर यानी कि अमूमन हर मंगलवार को दोनों डीजीएमओ बात करते हैं, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर सामान्य स्थिति हो। तो सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, भारत की ओर से साफ कहा गया है। 18 मई तक सीज फायर लागू है। आज डीडीएमओ स्तर की जो कोई बातचीत होने वाली थी उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है, यानी कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल सीज फायर 10 मई को ऐलान किया गया था और सीज फायर जारी रहेगा, ये तनाव घटाने पर सहमति बनी थी 12 मई को, यानी 10 मई को पहले ऐलान हुआ था, फिर 12 मई को बातचीत हुई थी। तो आपने सुना इशाक डार को ये कह रहे हैं कि डीमोबिलाइजेशन होना चाहिए, डीएस्केलेशन होना चाहिए, एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। अपने तरफ से लगातार वो बोलते जा रहे हैं कि भाई बातचीत करने के लिए टेबल पर आ जाओ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता जी हमारे साथ हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस बहल हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल दत्ता, आपने बात सुनी, यहां पर पाकिस्तान की हालत क्या वहां तक पहुंच गई है कि वो बातचीत करने के लिए टेबल पर आना चाहता है? ये जो सीज फायर है, सबसे पहले तो लोगों के जहन में बात आ रही कि सीज फायर है, रहेगा, आगे क्या होगा? परमानेंट है, टेम्पररी है? देखिए, ऐसा है कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था 2021 में, इनके जनरल बाजवा हुआ करते थे, उस समय हम इनको रोज मारते थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उससे घबरा के फिर उन्होंने भारत के साथ सीज फायर का एक समझौता किया, जो भारत भी मान गया 2021 के बाद। उससे पहले भी सीज फायर हुआ, बीच में तोड़ा गया, और फिर 2021 के बाद सीज फायर को लागू किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और तकरीबन वो होल्ड कर रहा था। छोटा मोटा घटनाएं होती रहती हैं। जब ये कभी अपने टेररिस्ट को यहाँ दाखिल कराने की चेष्टा करते उस समय कवरिंग फायर दिया करते थे, लेकिन भारत की फौज उसको रिटेलिएट करती थी, लेकिन एस्केलेट नहीं होता था। अभी जब ये पहलगाम की घटना घटी और हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो हमने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो ये ऑपरेशन है ये टेररिज्म के खिलाफ है। उन सब लोगों को जो टेररिस्ट में लिप्त हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो बैकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, हम उनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। और हमने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं या कुछ भी, लेकिन जो भी हमने टारगेट चुने, जो 9 टारगेट हमने चुन के बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, चाहे लश्कर-ए-तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, उसके एवज में पाकिस्तान ने शुरू में, जब भारत ने बोला था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाएंगे, तो पाकिस्तान ने रिटोरिक्स शुरू कर दिया था कि हम न्यूक्लियर बम है हमारे पास, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब ये उस देश की माइंडसेट दिखाता है कि हमने क्या बोला, हम टेररिस्ट के पीछे जाएंगे। और ये पूरा टेररिस्ट नेशन, रोग नेशन, जिसका आर्मी का चीफ खुद इन टेररिस्ट को कंट्रोल कर रहा है, उसका डीजी आईएसआई, ये लोग घबरा के भागने लगे कि टेररिस्ट तो हम हैं, इसका मतलब अब हम मारे जाएंगे। तो हमें बिना कुछ बोले ही इन्होंने खुद अपना हाथ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट के अंदर लिप्त है। और जितने भी हमले भारत के अंदर हुए, इन लोगों ने करवाए। ये लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन तो सिर्फ इनका मखौटा है, इनके प्यादे हैं, और असली काम करने वाले ये लोग हैं। तो इनको तो सबक फिर सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, और सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन जनरल सिन्हा, सबक सिखाने के लिए भारत तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि ये सिर्फ पॉज है,
प्ले कभी भी हो सकता है बटन ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन पाकिस्तान क्यों इतना उतावला है, क्यों ये बातचीत का जिक्र उसके मंत्री सरेआम कर रहे हैं, मीडिया से क्यों कर रहे हैं? अमित, जय हिंद। देखिए अमित, जो पाकिस्तान अभी जिस तरह से उसकी एक स्ट्रैटेजिक डिफीट हुई है एंड वेरी शॉर्ट एंड स्विफ्ट में, ये कोई ऐसी छोटी नहीं, क्योंकि आपने उसके आत्मा पे उस पर आघात किया है। केवल हम ये कहेंगे कि मिलिटरली हम उन चीज़ों को टारगेटिंग नहीं हुई है। टारगेटिंग ये तो हमारा था कि फर्स्ट रिट्रीब्यूशन जब हुआ था कि आपके जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं, जो आपके उनके मरकज़ कहलाते हैं, सेंटर्स हैं, उसके ऊपर में आघात होगा। और एक इंटीग्रेटेड तरीके से 2 जगह गई जो उनके हार्ट थे, वो भावलपुर बुरदके के बारे में आप सुना है, जहां एयरफोर्स ने किया, 7 और टारगेट्स के आर्मी में। तो दोनों के एक तालमेल से एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था और हमने कहा कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हम इसको आगे नहीं, हमने अपना अचीव कर लिया है। उन्होंने एस्केलेट किया और उसकी आपने देखी क्या दशा हुई। स्ट्रैटेजिक डिफीट्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिफीट्स में आप जब डीप इनसाइड केवल नहीं 100, भावलपुर तो 100 किलोमीटर्स हैं, मगर उनकी जितनी भी, देखिए उनका जो बोगी था, आप उसको ख़त्म करते हैं। क्या बोगी थी उनकी? एक तो कहते थे कि हमारे हाथ भारत के कहीं भी पहुंच सकते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के कहीं भी, और वो अपने स्ट्रैटेजिक एसेट थे, वो टेररिस्ट की बात करते थे और चिक चिक के चिल्लाता था। हाफिज सईद तो कहता था कि कहीं बोलो हम भारत में पहुंच सकते हैं, केवल दिल्ली या हम तो उनके ईस्ट में, और उन्होंने करके दिखाया है ये उन्होंने करके दिखाया कि थे। दूसरा चीज़, उन्होंने एक जो न्यूक्लियर बोगी खेला। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको भारत ने इस बार एड्रेस किया है। न्यूक्लियर बोगी, हम बम मार देंगे जी, हमारे पास इतने हैं, और वो नहीं, वहाँ के जितने वो हैं सत्ताधारी लोग थे, छोटे छोटे भी, वो भी इन बातों को करते थे। और ये कि इमरान खान ने नहीं किया, इमरान खान भी ये बातें करता था, न्यूक्लियर 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 के पीछे वो छिपते रहे। हमने अभी क्या किया है, एक तो न्यूक्लियर बोगी जो खेलता था उसको थोड़ा ध्वस्त कर दिया, वो खुद ही चला रहे हैं ना, किराना हिल, शंघाई हिल की बात कर रहे हैं। दूसरा जो उनका एक मन था कि हमारे पास, अभी कल आया था, मरगला हिल्स के ऊपर में वो अपने आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सिस्टम। तो मरगला हिल है कहाँ जी? तो वो हिल्स हैं हिमालयन रेंजेस के नीचे। तो वो सोचते हैं हिमालयन रेंज शायद उनको ये बचा लेगी। तो उनको ये पता होना चाहिए, उन्होंने किया था ना कारगिल में, वॉर 99 में किया था, इसके पहले 65 की हुई, सब इन पहाड़ों में हुई, और वहां भी इसकी बहुत बड़ी सर आपका ये कहना है कि जहां चोट करनी थी वहां पर भारत ने चोट किया है, लेकिन साथ ही भारत ने एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेता हूं एयर कॉमोडोर बहल सर से। सर छोटा सा रिएक्शन इस पे चाहिए कि सीज फायर की कोई डेट नहीं होती, इसका मतलब क्या है, क्या संदेश दिया भारत ने पाकिस्तान को? भारत ने यह कहा है कि यू आर अंडर प्रोबेशन, आप प्रोबेशन में हैं, आपका बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी आतंकी घटना हुई इस दौरान, तो हमने ऑप सिंदूर को अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना लिया है। हम तब यह भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि यह टेरर का टारगेट है या आतंकी घटनाओं के पीछे जो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है वो है, या पाकिस्तान मिलिट्री है। तो हम ये इसके बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने जो उनको कही है कि टेरर एंड टॉक्स हमारे साथ में नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं चलेगा, और हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी चीज आपने की तो उसको मुंह तोड़ जवाब आपको मिलेगा। सर आपने मुंह तोड़ जवाब का जो जिक्र किया है, हम जरा तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक्शन से पूरी तरह से पस्त हो चुका है और बातचीत की गुहार लगा रहा है, जिसकी हमने आपको तस्वीर भी बताई है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय सेना का जो मैसेज है वो साफ साफ सामने आया है। अगर आतंकवाद शह देगा तो अब ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और इंडियन आर्मी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया था। और यह थल सेना यानी इंडियन आर्मी की ओर से तस्वीरें भेजी गई है, जिसमें भारतीय सेना मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय सेना ने कितना नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट को देखिए किस तरह से धुआं धुआं कर दिया गया। यहां पर मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पाकिस्तान का जो पोस्ट है, जो एरिया है, ये पूरी तरह से तबाह कर दिया जा रहा है। एक और बेहतरीन वीडियो आएगा इसमें जो आप देख पाएंगे। तस्वीर ये देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी जो पूरा पोस्ट है ध्वस्त हो गया। ये जो तस्वीर है
यह तस्वीर बताती है कि भारत फेज 2 में क्या कर सकता है, जो सिंदूर ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे हिस्से में किस तरह की तबाही मचा सकता है। अब इंडियन आर्मी के साथ ही भारतीय नौसेना ने भी अपना वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। इंडियन नेवी ने समंदर के वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन दिखाया। नेवी का पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि नौसेना भारत की रक्षा में हमेशा मुस्तैद है और हर खतरे को मिटाने में सक्षम है। नेवी ने वीडियो के कैप्शन में गीता का श्लोक भी लिखा है, परित्राणाय साधुना विनाशाचाय दुष्कृताम। नेवी के लिहाज से मैसेज साफ है, देश की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैयार है। परित्राणाय साधुना विनाशाचाय दुष्कृताम, यानी कि जो साधु है उनकी रक्षा की जाए और जो दुष्ट है उनको खत्म किया जाए, उनका अंत किया जाए। एयर कमोडोर बहल सर, ये जो वीडियोस जारी किए गए हैं इसमें भारत ने तो दिखा दिया कि सेना और नौसेना किस तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को ये बताना और ये तस्वीरें दिखाना क्यों इस वक्त जरूरी था, जिस वक्त सीज फायर भी चल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने अमित जी। अगर हमने एक आर्म का, जो हमारी एक सर्विस है, ऐसे दुनिया को लगता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दैट इज इंडियन नेवी, और उसको हमने डिप्लॉय किया था अरेबियन सी के अंदर। इंडियन नेवी जो है 293 शिप्स हैं हमारी नेवी के अंदर, जबकि उनके पास सिर्फ 121 शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और हमारे पास 18 सबमरीन है, जबकि उनके पास 8 है। पर कितनी सर्विसेबल है ये उनको भी शायद नहीं मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं जब नेवी पोजीशन करती है अरेबियन सी के अंदर, तो एक बहुत बड़ा मैसेज चाहता है कि सी डिनाइल कर रही है, आपके ट्रेड को मना कर सकती है, और 70% से ऊपर ट्रेड सी से होता है। यह एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमने दिया था, और बार बार हम दिखा रहे हैं उनको कि अभी तक तो हमने नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। सोचो अगर हम नेवी का इस्तेमाल करते तो आपकी इकोनॉमी को, और कराची जो उनका कमर्शियल पोर्ट है, जो उनका कमर्शियल हब है, उसको तबाह और बर्बाद किया जा सकता था। दूसरा, हमारी भारतीय सेना आज बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आपने एक ही इमेज दिखाई कि कैसे एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है टारगेट सिस्टम के ऊपर, जो उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हैं या उनके लॉन्च पैड्स हैं या उस एरिया के अंदर। अब देखिए, अगर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर अगर प्रहार करेंगे और ये मैसेज जा रहा है पाकिस्तान के पास सीज फायर के टाइम में, तो सोचो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से भारतीय सेना जवाब दे रही है और साथ ही साथ अपनी इन तस्वीरों के जरिए जाहिर भी कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो सियासतदान है उनको भी जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे बड़ी औकात बताई है। ओवैसी ने कहा कि एक भिखमंगे देश क्या ट्रेड हो सकता है, जो दर दर जाकर भीख मांग रहा हो, भीख में मिले प्लेन और हथियार से लड़ रहा है पाकिस्तान, और उसके साथ ट्रेड किस बात की, यानी कि व्यापार किस बात के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल समुदाय को बताएंगे, उसके आतंकी मंसूबों को दुनिया के सामने लाएंगे, और पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ को जल्द से जल्द आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। ओवैसी का बयान। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में, बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, सीपीईसी चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा,
जो कश्मीर जो पीओके हमारा है वहाँ से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है इन लोगों के पास? उनके प्लेन, उनके हथियार। पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से, उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना? कितना वो है? जब हम तो इतना ही US से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि USA TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार ने सेना को आपातकाल हथियार खरीद की अनुमति दे दी है। मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना सीधे अब बम, बारूद, ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और दूसरे हथियार तेजी से खरीद सकते हैं, और जिससे खरीद प्रक्रिया की जो देरी है वो खत्म हो जाएगी। और सरकार का मकसद है देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाना। केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी के बाद अब सेना 40,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद सकेगी और बहुत जल्द खरीद सकेगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार इसमें और ज्यादा पैसा लगा सकती है, बजट को बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और हथियारों की कोई कमी ना हो, इसके लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए यह इजाजत दे दी है। जनरल सिन्हा, भारत को इस वक्त किस तरह के हथियार की सर जरूरत है जो आपको लगता है कि भारत तुरंत खरीद सकता है? क्या वो देसी होंगे या विदेशी? अमित, देखिए, जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 40,000 करोड़ की बात हो रही है, उसके अंदर में आपने पूछा ज़्यादा वो देसी हथियार हैं और क्या हैं, और हम इजराइल से ले रहे हैं, 2 जगहों से ले रहे हैं, देसी एंड इजराइल। देखिए, सबसे पहले उसमें ड्रोन्स हैं, तो हम सर्वेलेंस ड्रोन हेरॉन मार्क 2 ये इजराइल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये सर्वेलेंस के लिए ली जा रही है। और कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो सारे इंडियन स्टार्टअप्स के साथ हैं। मेजर प्रोक्योरमेंट कामिकाजी ड्रोन्स के साथ में, और आपको सुनकर हैरानी होगी, मोर देन 30 एब्सोल्युटली अप्रूव हो गए हैं जो हमारे स्टार्टअप हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया है टेस्टिंग में भी, और वो उन्होंने बैटल प्रूव किया है। दूसरी बात जो ऐसी प्रोक्योरमेंट में है, एक मिसाइल्स की बात जब हम कहते हैं तो हमारी ब्रह्मोस के, देखिए अभी उसमें 7 जगह ये जहां पर उसकी है, हाँ 5 जगह तो बनती है, उसकी क्षमता 80 से 100 थी, उसको 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं। और तो ब्रह्मोस की बहुत मार, स्कैल्प मिसाइल आपको पता ही, वो उसकी एक रिक्वायरमेंट आ रही है। मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हमारे भारतीय हथियार हैं उनको खरीदा जाने को लेकर अब बातचीत चल रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो छवि हमें नजर आई इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, यही वजह है कि देश के जो तमाम नेता है भारतीय सेना की काफी तारीफ कर रहे हैं और उनके शौर्य की बात कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह जिक्र किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि भारत न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं करता। पहलगाम हमले के आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को साफ किया है। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए, पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। अब जब घर में घुसकर कोई मारेगा उसको कोई भुला सकता है क्या? और खौफ तो बना ही रहता है। पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे पर भारत से बातचीत के लिए अब सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन लगता है कि उसने अपने सैनिक ठिकानों की तबाही के बावजूद कोई सबक नहीं सीखी है। इसीलिए तो पाकिस्तान फिर से कश्मीर मुद्दे पर लॉबिंग करने में जुट गया है। अब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार ने कहा है कि कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर इलाके में स्थायी शांति बहाल नहीं हो सकती है। ये
वही असीम इफ्तिकार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक बुलाई थी, लेकिन यहां कोई प्रस्ताव पास होना तो दूर, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने और देशों ने पाकिस्तान पर ही सवाल उठा दिए थे। इसलिए अब असीम इफ्तिकार ने ब्रिटेन के एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कश्मीर राग अलापा है, जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। जनरल दत्ता, जब भारत ने यही कह दिया है कि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है उसे वापस कैसे लेना है, बातचीत होगी, तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अब दर दर क्यों भटक रहा है? डर है उसे कि अब तो गया कश्मीर हाथ से। बिल्कुल अमित, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसको जैसे एक मक्खी को दूध में से निकाल के फेंक दिया जाता है, हमने पाकिस्तान का वो हाल कर रखा था, क्योंकि लगातार हमारे बताने के बावजूद भी ये आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं रहे थे। और हमने बोला कि जो ये टेररिज्म एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब बहुत बार बहुत सारे फोरम में बता चुके हैं। और ख़ास करके अभी ऑप संदूर में इन्होंने क्या चेष्टा करी थी, एक इन्होंने हमारी रिजॉल्व को चैलेंज किया और दूसरा इन्होंने हमारे यहाँ पे जो हमारी यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके ऊपर वार करने की कोशिश करी, ताकि धर्म पूछ के अगर मारा जाए तो हो सकता है कि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद हो जाए। तो हमारे ओवैसी साहब का अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो हमेशा पाकिस्तान को किसी भी इंटरनेशनल फोरम में उसको उसका ऐना दिखाते हैं। वो जरूर अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ते हैं, भारत के अंदर उनके हक के लिए जो भी मुद्दे होते हैं, जो पॉलिटिकली एक एक्टिविटी होती है या हमारे कोर्ट के माध्यम से होती है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में हमारे किसी भी मुसलमान भाई ने पाकिस्तान के साथ जाने की यहाँ उसकी ये हरकत की कोई हिमाकत करी हो तो बिल्कुल नहीं है वो वो चीज़ में मार खाई। और अभी जहाँ तक यूनाइटेड नेशन का सवाल है, शिमला समझौता हो जाने के बाद वो पहली वाली रेजोल्यूशन ख़त्म हो गई थी। पहली वाली रेजोल्यूशन जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे यूनाइटेड नेशन में, वो हमारा इनिशिएटिव था जब इन्होंने हमला किया था 47-48 में J&K के अंदर। तो उसके अंदर जो क्लोजेस थे वो तो पाकिस्तान ने पूरे नहीं करे। पाकिस्तान की आर्मी का विड्रॉ होना था, सारा कुछ हटना था, उसके बाद में वो रायशुमारी होनी थी। जब शिमला समझौता हो गया, लाइन जो हमारे सीज फायर लाइन को LOC बनाया गया, उस शिमला समझौते की बात खत्म होगी और ये मुद्दा सिर्फ बाईलैटरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बाईलैटरल में अभी क्या है, सिर्फ POK कब आप खाली करेंगे वही बाईलैटरल होगा। और हमें कोई यूनाइटेड नेशन या कोई तीसरा मुल्क कुछ नहीं, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। ये चैप्टर क्लोज है। जो J&K है भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। और जो हिस्से में पाकिस्तान अभी आज के दिन में बैठा है उसको वो खाली करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये हमारा रिजॉल्व है। और जहाँ तक रही सवाल पाकिस्तान की जो इन्होंने हरकत करी थी, जो हमारा एक जो टेक्नोलॉजिकल एज है, जो हमने बताया कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, हम तुमको लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजी से बर्बाद कर देंगे, हमें जंग नहीं लड़ने की जरूरत है। जंग तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा है ना कि अब सिर्फ वार आपको हथियार से नहीं होगा, अब तो वार पानी से भी होगा, क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान अब अपनी हरकतों को लेकर इतना घिर चुका है कि एयर स्ट्राइक की मार झेल चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अब पानी का संकट भी झेलना है। भारत ने अब झेलम नदी का पानी रोकने का प्लान तैयार कर लिया है और झेलम नदी के पानी से पाकिस्तान के 24 शहरों में तबाही मचने वाली है। 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। झेलम का पानी रोकने के लिए भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने की तैयारी कर दी है। यह वही प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के विरोध के चलते 1987 में बंद कर दिया गया था और 38 साल बाद एक बार फिर से प्रोजेक्ट सुर्खियों में आ गया है। वुलर झील पर यह प्रोजेक्ट रेडी करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के CM ओमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की डिमांड की है। बहल सर, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो नेता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर लेंगे ये आखिरकार? अब भारत की मर्जी है, भारत ने संधि तोड़ दी है, अब भारत तय करेगा कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट हमने दिया है अमित जी। हमने कहा खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते।
और पाकिस्तान ने तो कहा था ना खून की नदियां बहेंगी, तो पानी तो हम तब तक नहीं देंगे इनको जब तक ये टेरर का रास्ता नहीं छोड़ते, टेरर एज अ टूल को नहीं हटाते, तब तक हमारा पानी का जो ट्रीटी हमने 1960 में की थी और जिससे 25% पूरी जीडीपी पाकिस्तान की डिपेंड करती है, और स्पेशली पंजाब और सिंध को यह पानी देता है, जहां पे फर्टाइल लैंड, जहां पे उसकी कल्टीवेशन होती है, मेन कल्टीवेशन होती है, जहां पे वो अपने एडिशनल डैम्स बना रहा है। हमने तो अभी एक ही मैसेज दिया था उनको, एक कैनाल बना के। उसके बाद हम अब जो करने जा रहे हैं कि हमने ना केवल रैटल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब के ऊपर है उसको खत्म करेंगे, पर अब हम तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि वुलार डैम पे है, और वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, और उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा जब ये वुलार प्रोजेक्ट या वुलार बैरेज बन के तैयार हो जाएगी, तब ना केवल हम फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकेंगे, अब पानी को जब हम चाहेंगे तब छोड़ेंगे। अब देखिए सर, ये मैनेजमेंट की बात जब आ रही है तो पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने हमला किया, उनका तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही इधर उधर हो गया, यानी कि संभाल ही नहीं पाए अपने मैनेजमेंट को। खास तौर पे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरा डिसमैनेज हो गया। अब पाकिस्तान को ये देखने को मिला और पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रखा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान की ओर से जो उनके जर्नलिस्ट हैं अब राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान को भी भारत जैसा आधुनिक S-400 सिस्टम लेना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो पहले से इस तरह का सिस्टम मौजूद है, HQ-9, लेकिन भारत ने उसे ही ध्वस्त कर दिया। जरा सुनिए कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से अब गुहार लगाई जा रही है कि उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, क्या किस तरह से उनकी जो सरकार है अब भारत की तरह भारत के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आए। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड, दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू, हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। भारत 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर चुका है और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। अब लश्कर आतंकियों का एक और लोकेशन सामने आ चुका है, ये POK में है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ गठजोड़ का यह नया सबूत भी मिला है। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ मिलकर जश्न मनाता हुआ नजर आया। हालांकि ये जो जश्न है फेक है, फर्जी है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान की आर्मी लश्कर के आतंकियों को स्वागत करते हुए नजर आ रही है। इन आतंकियों को देखिए किस तरह से ये विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए जा रहे हैं। और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकियों को मारा है, इनके ठिकानों को, हेडक्वार्टर को तबाह किया है, लश्कर के मुरीद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन ये आतंकी विक्ट्री साइन दिखाते हुए पाकिस्तानी अफसरों के साथ मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि अपने आतंकी जो इनके संगठन के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। और वीडियो में जो आतंकी मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ जश्न मनाता दिख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जिसकी खूब खातिरदारी भी करते हुए नजर आ रही है। कितना बड़ा आतंकी है जरा देखिए, इसके एक एक सबूत आपके सामने लगे हैं। तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा, उसके साथ यह मोहम्मद शोएब दिख रहा है। और लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखने का मतलब है कि बहुत करीबी है हाफिज सईद का यह आदमी। इससे आप लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के कद का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह आतंकी है और किस तरह की इसकी ओहदे की बात अगर निकलकर सामने आए तो क्या होगी लश्कर के अंदर, मरकज के अंदर। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप मोहम्मद शोएब को देख पाएंगे सैफुल्लाह कसूरी के साथ। ये देखिए सैफुल्लाह कसूरी कौन है? ये डिप्टी चीफ है लश्कर ए तोयबा का।
और सैफुल्लाह कसूरी के साथ यहां पर मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि ये जो मोहम्मद शोएब है ये लश्कर का एक अहम मोहरा है जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचा है, जहां वो सेना के साथ मिलकर अपने तंजीम के बचे हुए लोगों को भारत के खिलाफ मोटिवेट करने के लिए वहां पर कारस्तानी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के साठगांठ का एक और सबूत मिला है। लश्कर के आतंकियों की नई लोकेशन भी सामने आ चुकी है। वीडियो में जो लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब दिखा है उसे आमिर हफ्जा का दाहिना हाथ माना जाता है। सबूत के तौर पर तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं देखिए, आमिर हमजा को फाउंडर है लश्कर तोयबा का और हाफिज सईद के साथ मिलकर इसी ने इस तंजीम की शुरुआत की थी जिसके साथ इस वक्त आप मोहम्मद शोएब को देख रहे हैं। मतलब साफ यही है, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। अब आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तोयबा से लिंक का एक और सबूत दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है यहां पर अब्दुल रऊफ लश्कर के साथ। ये अब्दुल रऊफ लश्कर का आतंकी मक्की का दामाद है और ऑपरेशन सिंधु के बाद रऊफ का वीडियो सामने आया था जिसमें वो भारत में ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में दिखाता। ये वही आदमी है जिसके साथ पाकिस्तानी जनरल्स खड़े थे। तो आप समझिए कि किस तरह से ये पूरा का जो तंजीम है और तंजीम में जितने लोग मौजूद है लश्कर के, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिले हुए हैं और ये सब भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब लश्कर के आतंकी मोहम्मद शोएब का पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में कितना दबदबा हो सकता है, इसके सबूत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें शोएब आपको नजर आ रहे हैं चौधरी अनवरुल हक के साथ। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पीएम है, इसके साथ नजर आ रहा है। मतलब कि साठगांठ सिर्फ सेना के साथ नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद जो राजनेता है उससे भी इसके संबंध है। अब लश्कर के आतंकी मोहम्मद शोएब की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें शोएब जिसके साथ दिख रहा है उसका नाम है अबू मूसा जो लश्कर का कमांडर था। ये अबू मूसा के साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहम्मद शोएब का। अब पाकिस्तानी फौज के साथ लश्कर का क्या रिश्ता है इसका एक और सबूत दिखाते हैं। लश्कर का एक आतंकी मोहम्मद शोएब पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहूदियों को कत्ल करेगा, आज यहूदियों का कत्ल भी इंशाअल्लाह हमारे जिम्मे है। और ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान के मौलाना अब हाफिज सईद की चिंता कर रहे हैं। दरअसल यह है कि इस्लामाबाद में मौलानाओं ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तोयबा के आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग की है और 2019 से वो जेल में बंद है और अब उनको याद आई है कि हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाए। उसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हाफिज सईद को वापस लाओ, ये गुहार लगाई जा रही है। मकसद एक ही है, जो मार लगी है, जो ऑपरेशन सिंदूर से मार लगी है उससे पूरा तंजीम तहस नहस हो चुका है। जनरल दत्ता सर, तंजीम पूरा बिखर चुका है। अब कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी और उनके जो बचे कुचे नेता है मिलकर जाएं, उनको बताएं जाओ लड़ो पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ जाके लड़ो। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक लश्कर तोयबा का सवाल है और हाफिज सईद का सवाल है, यूएन रेजोल्यूशन 1822 उसके तहत इसको टेरर फंडिंग के अंदर लिप्त पाया गया और दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म के वाक़या हुए हैं उसके साथ इसका कनेक्शन था। और पाकिस्तान के अपने कोर्ट ने इसको 78 साल की सज़ा सुना रखी है 2020 में शायद। तो अगर 2020 में इसको 78 साल की सज़ा सुनाई है तो आप मान के चलिए कब कहाँ इसकी ज़िंदगी जेल में ख़त्म होगी। तो अभी अगर ये जो नारा लग रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये शुरू से हमको मालूम है और हम हर एक जगह बताते रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ही खुद सारी तंजीमों को सपोर्ट कर रही है, उनको पैसा मुहैया करा रही है, ऑर्गेनाइज करा रही है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। तो अभी जब इनको मार पड़ी है हमारे से, और अभी मैं एक और बात बता दूं, अगर अभी कोई लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन कोई हिमाकत करते हैं तो तुरंत विद इन आवर्स इनके ऊपर हमारी मिसाइलें गिरेंगी। हमारा सीज फायर सिर्फ तब तक है जब तक ये अपनी हरकत से बाज आ जाएं। अगर इन्होंने कोई हरकत करी तो ये जहां भी होंगे इनको हम ट्रैक कर रहे हैं, इनकी लोकेशंस हम लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनको सर्विलेंस में रखी हुई है। तो अगर इनको गलतफहमी होगी कि अभी दोबारा हम लश्कर का वो जज्बा लाएंगे वापस और भारत के खिलाफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे, अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर खत्म हो गया है। अभी भारत सीधा मारेगा आपको पाकिस्तान के अंदर, आप जहां भी हो
पाकिस्तान की फौज ऑफिसर के छाए लोकेशन में हो। निकलकर सामने आ गई है। और हम तो एक बार फिर से बता भी दें, जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो दिखा रहे हैं, भारत के पास जो सबूत है, यहां पर आप तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है अब्दुल रऊफ है। अब्दुल रऊफ को पहचानिए, ये वो शख्स है जिसने जब भारत की ओर से जैश ए मोहम्मद और मुरीद की में जो हमला किया गया था, तबाह कर दिया गया था, उसके बाद जो जनाजा निकला था, उस जनाजे में यही अब्दुल रऊफ जिसको आप देख रहे हैं, ये वो आतंकी था जिसने जनाजे के लिए वहां पर पड़ी थी, प्रार्थना की थी, और साथ ही साथ उसने, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, इस व्यक्ति को बचाने के लिए पाकिस्तान की पूरी फौज लग गई थी, बताने के लिए कि ये वो आदमी नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये आतंकी जो है, इसको अमेरिका ने भी आतंकी घोषित करके रखा हुआ, इंटरनेशनल आतंकी है ये। और ये नजर आया था पाकिस्तानी जनरल के साथ। और यहां पर जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, एक और जो व्यक्ति ये जो नजर आ रहा है, ये है मोहम्मद शोएब। देखिए, ये है मोहम्मद शोएब, और मोहम्मद शोएब कहां देखा गया है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उसके साथ पाकिस्तानी सेना मौजूद थी और वहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। इसके बाद अगला हम आपको दिखाएंगे, यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको जो व्यक्ति नजर आ रहा है अबू मूसा, ये अबू मूसा है। अबू मूसा एक और आतंकी है लश्कर का, जिसके साथ यहां पर शोएब नजर आ रहा है। हर जगह पे शोएब आपको नजर आएगा, और ये जो शोएब है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आया है, और पाकिस्तानी सेना के साथ ये नजर आया है। और उसके बाद एक और तस्वीर इसकी हम दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर ये देखिए, यहां पर जो शख्स है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति कौन है? यह है पीओके के प्रधानमंत्री। जी हां, पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल चौधरी। अनवरुल चौधरी को आप देख रहे हैं, जिसके साथ यहां पर शोएब नजर आ रहा है। तो इसकी जो आप लिंकिंग देखिए, यह ना सिर्फ सेना बल्कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कठपुतली सरकार है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और यह सब मिलकर भारत के खिलाफ ये अपना पूरा षड्यंत्र चलाते हैं। और मकसद क्या है? मकसद है कि भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा जाए। सिन्हा सर, अब हाफिज सईद, उसके बाद उनके तंजीम के तमाम जो लोग हैं, खुलकर वहां पर पाकिस्तानी सेना इनको सपोर्ट कर रही है। तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई है। भारत के पास अब क्या रास्ता बचता है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तानी सेना मौजूद है। क्या कदम लेना चाहिए भारत को अब? देखिए अमित जी, भारत ने जब कार्रवाई की आप 7 तारीख को, और 9 जगहों पे जो कि उनकी 2 तंजीमें थी, उनके मरकज़ पे मारा, और पूरी दुनिया देखी। और उसके बाद के जो कार्रवाइयाँ थी कि पूरी की पूरी सारी सत्ता के लोग, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के लोग उनके जनाजे में सुपुर्द खाक कर रहे थे, दिख कर आए। आपने जो कहा कि अब क्या, जो हाफिज सईद की बातें कर रहे हैं कि उसको रिहाई कर दो, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरह का उसके ऊपर में तो $10 मिलियन का अमेरिका के ऊपर में है, और उसको अंदर डाला है, तो वो तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो आप सबसे बड़ी बात जो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, अनटिल अनलेस आपको नॉलेज ना हो तो ये समझा नहीं पाएंगे। आपने मोहम्मद शोएब की बात की, उसके तार जोड़े आपने पीओके के प्राइम मिनिस्टर से, चौधरी साहब से दिखाया, फिर आपने अमीर हब्जा से दिखाया, रऊफ से दिखाया, और उसके बाद आप उसको ताला सईद से भी दिखाए। तो जो ये हम इसको कहते हैं, जब हम बनाते हैं अपने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, आपको याद होगा एक आई थी डीजीएमओ, मैं नहीं करा, डीजीएमओ ने एक बात करा था, 21 जगह हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें 9 को हमने किया, क्योंकि इन जगहों से ये निकल गए थे। वहाँ पर एक बड़ी बात थी, 9 जगह कौन थे, खास करके जिसको 5 जो है, 2 एयरफोर्स का टारगेट था, 5 आर्मी की टारगेट थी। मुजफ्फराबाद के आसपास जो आप अभी दिखा रहे हैं, कोटली, बिम्बर, ये जो 3 नाम मैं लिया हूं, इसके आसपास ही ऊपर नीचे ये पूरी कंसंट्रेशन है। और दूसरा है सियालकोट, जो सकड़गढ़ बल्ज की बात करते हैं। ये पूरा इन्होंने कश्मीर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जो इनकी तंजीमें हैं और इनके ओवर 21 जो टारगेट हैं, उसका हिस्सा है। सर बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, उससे मैं जोड़ता हुआ एक और खबर बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो हलचल दिख रही है पीओके में, आपको सेना और आतंकवादी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मुलाकात हुई है, बहुत अहम मुलाकात है ये, नवाज शरीफ से पाकिस्तान के पीएम ने मुलाकात की है। और ये मुलाकात बहुत अहम इसलिए हो जाती है कि शहबाज ने इसको लेकर
अपनी जानकारी दी है। नवाज शरीफ के साथ डिस्कशन किया है, चर्चा की है कि आखिरकार भारत ने जो हमला किया था उसके बाद किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, किस तरह के वहां पर सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ी हुई है, और साथ ही साथ जो अंदरूनी तौर पर सरकार या फिर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए भी यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है जो दोनों भाइयों के बीच हुई है। एक भाई तो आपने देखा था जहां पर आतंकी और पाकिस्तानी सेना थी, वो भी भाई भाई हैं, और यहां पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी भाई भाई हैं, तो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इनके एक और भाई हैं, पाकिस्तान के, जो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और वो देश खुद कोई अलग नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। जी हां, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देना और समर्थन का ऐलान कर दिया है और तुर्की का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत ने कहा कि दोनों अलग देश नहीं है बल्कि एक ही राष्ट्र हैं, दोनों के लक्ष्य और हित एक जैसे हैं। तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर छिड़ी जंग में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, अपने ड्रोन्स भेजे। हालांकि ये जो ड्रोन्स थे वो जमींदोज हो गए, इनकी हवा निकल गई। अब तुर्की क्या कह रहा है कि हालात कैसे भी हो लेकिन पाकिस्तान और हम अलग नहीं हैं। पहल सर, साफ संदेश भारत को दिया गया है कि हम तो भाई, इसका मतलब है कि आतंकियों को भी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सपोर्ट करती है, तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करती है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए और किस तरह से जवाब देना चाहिए तुर्की को? देखिए, पहले हमको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुर्की उनको सपोर्ट क्यों करती है। तुर्की इस समय अर्दोगन चाहता है कि वो खलीफा बने सुन्नी मुस्लिम का, ब्रदरहुड का, उसमें सऊदी अरेबिया को एक साइड करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से उनको पाकिस्तान की जरूरत है। और साथ में जब वो अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लीडर्स के साथ और उनको छोड़ने की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय वो अपने आप को समझते हैं कि लोकल इलेक्शन हारने के बाद भी मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सुन्नी मुस्लिम इस्लामिक ग्रुप का, नेशंस का मैं खलीफा बन सकता हूं। तो उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है दो चीजों में, एक सपोर्ट के लिए और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ताकि कभी भी कोई इशू ईरान के साथ आता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब आती है हमारा रिस्पांस। उन्होंने दिए सोंगर ड्रोन, उन्होंने दिए यीहा ड्रोन्स, ये ड्रोन्स दिए जिसका इस्तेमाल बड़ी भारी संख्या में भारत के अगेंस्ट हुआ। भारत को चाहिए इस समय कि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, जैसे उन्होंने सेलेबी एविएशन कंपनी जिसके 9 सेंटर्स जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे करके 9 सेंटर्स पे उसका बोलबाला है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ये चीज, क्योंकि उनके पास होंगे, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। और कोई भी आतंकी घटना जहां एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है तो ग्राउंड वाले ऑपरेशंस के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एक स्टेप तो ये लिया है, लेकिन हमें और भी स्टेप लेने हैं। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, ना उनके एप्पल्स को खरीदे, ना मार्बल ले वहां से, ना टूरिज्म के लिए जाएं, क्योंकि भारत एक अहम देश है जहां से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं टर्की में। तो ये एक आवाम के लिए मैसेज है कि प्लीज, जो हमारे दुश्मन है, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारे दुश्मन है उनके साथ उनका हम ट्रेड भी ना करें, उनके साथ उनको कभी सपोर्ट ना करें, वहां जाए भी ना, उनकी इकोनॉमी को बेहतर ना होने दें। और हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरीके से उनके ऊपर भी ट्रेड के प्रतिबंध लगाए जाएं, जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ लगाए हैं। बिल्कुल अमित जी, साथ साथ में भारत को तुर्की के जितने जो नेबरिंग देश है जिनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीस, साइप्रस, उनको हथियार असला जो चाहिए नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं सर। आपने जो बोला है भारत ने तो पहले किया है, भारत ने तो साइप्रस और ग्रीस को समर्थन दिया है, लेकिन तुर्की से हथियार मिलना या हथियारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हथियार आपके पास हैं, खरीद सकते हैं, इसका मतलब नहीं चला सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी में है। सरकार ने सभी दलों को मिलाकर कुल 40 सांसदों समेत 51 नेताओं का 60 डेलीगेशन बनाया है, जो दुनिया के 33 देशों में जाकर बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब पाकिस्तान ने भी भारत की इस पहल को नकल किया है और पाकिस्तान ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन का ऐलान किया, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस समेत कई देशों में जाकर पाकिस्तान के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान का डेलीगेशन जाएगा यह बताने के लिए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने कामयाबी से एग्जीक्यूट किया, उससे पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ है। उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि जब भारत की सेना कहर बरपा रही थी पाकिस्तानी फौजियों पर, 10 मई को भारत के प्रहार से डरकर वो पाकिस्तानी फौजी अपने
बंकर्स को छोड़कर, अपने पोस्ट को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक गोले में आपको जो भागते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी फौज की सेना है, जो अपने पोस्ट से डर के भाग रही है। और इसी तरह की तस्वीरें सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगहों से सामने आई हैं और शायद इसी का जिक्र किया जाएगा जब पाकिस्तान की डेलीगेशन दूसरे देशों में जाएगी कि किस तरह से भारत के सैनिकों ने कहर बरपाया और दुम दबाकर उनके सैनिकों को मोर्चा छोड़ के भागना पड़ा। सिन्हा सर, आप तो बेहतर बता सकते हैं कि क्या हालात इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तानियों को अपना पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा? अमित जी, ये जो नज़ारा आप दिखा रहे हैं, ये नज़ारा मैंने ज़मीन पे बहुत बार देखी है और ख़ास करके कारगिल के युद्ध के दौरान और जब एलसी पे हम ऑपरेट करते हैं, यही नज़ारा बार बार दिखने को मिलता है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी भारतीय सेनाओं की कभी भी मुकाबला नहीं कर पाता, छोड़कर भागता है, पोस्टों से भागता है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पूरे पीओके जो हम कहते हैं 740 किलोमीटर जो एक्टिवेट हुआ था। अब आप ले जाए 22 अप्रैल के आसपास, तो हम ये कहते हैं जो घटनाएं हुई उसके बाद जो क्रिया, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग शुरू किया था। तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, वो चली है और हमारे एलओसी में चली है 440 किलोमीटर के अंदर में, और सारे पोस्ट, और आपने एक पहले जो दिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरह से ध्वस्त की गई है। तो ज़मीन के ऊपर में जब भी हम इसको हमें जब क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ी, अभी तो हम क्रॉस किए नहीं हैं जी, ना आईबी ना एलओसी, जब हम, क्योंकि हम शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड की तरफ हैं, हम उसको शेप अप ऐसे कर रहे हैं बाय एयर डोमिनेशन, एयर की फेवरेबल सिचुएशन, हम सुपीरियॉरिटी चाहते हैं, पूरा हमें मिल जाए और हम निकले। तो आप अभी जो दिखा रहे हैं जो भागता हुआ, मेरे ख्याल ये सकरगढ़ का इलाका है। सकरगढ़, अच्छा सर, मैं आपको बता दूं कि वो आपने जिक्र किया, सांबा सेक्टर की तस्वीर है जी हाँ, और इसमें डेट भी लिखा हुआ है जी, और सांबा सेक्टर भी लिखा हुआ है, यानी कि आईबी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन सर, ये जो तस्वीरें आती हैं ये तो बता देती हैं कि भारत की सेना ने क्या पराक्रम किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सियासतदान हैं भारत के भी, वो शायद इन तस्वीरों को ज्यादा गौर से नहीं देखते या सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान में उठाया जाता है उनके बयानों का। मैं बात कर रहा हूं नेता विपक्ष संसद में राहुल गांधी की। अब बात राहुल गांधी की छिड़िए तो बताते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से वो हेडलाइंस बन गए। राहुल ने ऐसा बयान दिया कि जिससे पाकिस्तान के चैनल्स को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मौका मिला। राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देने की बात कबूल की है। राहुल ने कहा कि ऐसा करना अपराध है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने राहुल के बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राहुल ने विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जो तथ्यों से परे है। अब बहल सर, जिस तरह से आप देखिए कि हमारे सियासतदान कुछ बयान देते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कभी हो सकता है कि देश का कोई विदेश मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो इस तरह से अपने दुश्मन को जाके बताएगा कि जी हाँ, मैं आप पे हमला करने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना? देखिए, पहले तो मैं पॉलिटिक्स पे एक्चुअली कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप स्ट्रेटेजिकली बताइए। लेकिन मैं साथ में यह कहूंगा कि इस बार भी ऑपोजिशन, जैसे हमेशा होता है कि देश के अंदर एक साथ खड़ी हो जाती है जब भारत के ऊपर कोई भी ऐसा हाइटेंड टेंशन आती है या सिचुएशन बनती है। तो इस बार भी ऑपोजिशन ने तो ये कहा था कि वो भारत के साथ है, लेकिन साथ साथ में उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और कुछ ऐसे पिक्चर्स जो बाद में आए, तो कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि जो ये सिचुएशन थी इसका फायदा उठा के वो गवर्नमेंट को कटघरे में रखना चाहते हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है ऑपोजिशन पार्टी से, जब भी भारत पे खतरा आता है ऐसे समय में सभी के साथ रहे। याद रखिए, हमारी सेना का मनोबल इससे कम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारी सेना का बहुत बड़ा मनोबल है, लेकिन साथ में यह कहूंगा, आप खुद भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि दूसरे हैं। इस वजह से यह बहुत जरूरी है कि एक यूनिफाइड इमेज प्रोजेक्ट की जाए वर्ल्ड के अंदर, नहीं तो क्या होगा, लोग छोटे से आपके स्टेटमेंट को लेके कहेंगे और भारत का नाम बदनाम करेंगे। उनकी मुस्कुराहट देखा अमित जी आपने? जी जी, बिग अचीवमेंट। ये ऐसा लगता है कि हमने बाजी मार दी, हमने कोई ऐसे जंग जीत लिया। तो ये जो जंगें आप जीतना चाहते हैं ना, ये जो मेरे ख्याल से फिर ये हमें मिर्जाफर, जयचंद, ये सब नामें आ जाती, ये नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपोज इसको करते हैं, तो धीरे धीरे तो अब सुधार आ रहा है। अब हम इस बार तो सारे के सारे खड़े दिखाई देते हैं, नहीं तो ये तो कहते थे पाकिस्तान में बात कर लो, यदि आप कुछ करेंगे तो कहीं कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा, इतनी तक बातें होती थी। सेना पे बहुत साल सवाल, ये सबूत नहीं दो, सबूत देने के बाद मानेंगे नहीं। मेन चीज़ है वो मानते भी नहीं है।
सबूत भी दे दो। तो इस बार तो सबूतें इतनी दे रहे हैं आप लोग ही के द्वारा आ रही सर सबूत तो अब हम क्या दे रहे हैं, तो सबूत तो पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से भारत से जो मार खाया उसके सबूत दे रहा है, साथ ही उसको तलाश है अब मीर जाफर और जयचंदों की। और मीर जाफर और जयचंदों की जो उसे तलाश है उसे कौन पूरी कर रहा है? जासूसी के आरोप में पकड़े गए यूट्यूबर जैसे ज्योति मल्होत्रा, जिन पर आरोप है कि जांच एजेंसी अब उन पर शिकंजा कसती जा रही है। हरियाणा पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, साथ ही साथ आईबी की टीमें अब बारी बारी से पूछताछ कर रही है ज्योति मल्होत्रा से। पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर छानबीन की जा रही है, उनके क्या रिश्ते रहे हैं। ज्योति के मोबाइल में मौजूद पाकिस्तानी नंबर को भी डिकोड किया जा रहा है और ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। साल 2023 से लेकर साल 2025 तक उसने भारत के किन किन राज्यों में दौरा किया, 2023 से लेकर 2025 तक करीब 8 देशों के टूर पर गई है, इसकी सारी जानकारी जुटाई जा रही है। अब ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच होगी, जो फंडिंग है उस पर भी अब जांच की जाएगी। अब दत्ता सर, जयचंद और मीर जाफर ये एक ऐसे आप कह सकते हैं किरदार है जिसका जिक्र हमेशा आता है जब भारत और पाकिस्तान का जिक्र होता है। किस तरह से ये डैमेज करते हैं हमारे, क्योंकि वो चोला ओढ़े रहते हैं एक आम नागरिक का, लेकिन काम करते हैं जासूस का। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये पूरा एक्चुअली जो इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज होती हैं, क्लॉक एंड डैगर की कार्रवाई करती हैं, वो हमेशा ऐसे टारगेट ढूंढते हैं जिनको भला फुसला के, चाहे उसको हनी ट्रैप कर दिया जाए, या ऐसी लड़कियां जो खुद ही जाना चाह रही हैं पाकिस्तान, वहाँ पे ISI के एजेंट अच्छे हैंडसम लड़कों को इनके पीछे लगा दिया जाता है, इनको कोई प्रेजेंट वगैरह दिए जाते हैं, दोस्ती बढ़ा के उनको ट्रैप कर दिया जाता है। तो ये एक सबक है जो इस लड़की का जो पेश आया अभी सामने, कि हमारे वो जितने नुमाइंदे हैं जो सेकुलरिज्म के अंदर और भाईचारे के अंदर अमन की आशा के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं और उनके जंगल में फंस जाते हैं। और ये इंटरनेशनली ये पहला वाकया नहीं है, ये जितनी स्पाई एजेंसीज हैं, चाहे रशियन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, वो इस चीज़ का, और चाइनीज़ भी, अगर आपने देखा होगा नेपाल के अंदर भी चाइनीज़ ऐसी ही कार्रवाई कर रहे थे वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ास करके हमको जो भी कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो, लीडरशिप हो, कोई भी हमें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर एक बार हमने बोला हमारी जंग हो गई है हमारे दुश्मन देश के साथ में, आप बोलते हम आपके साथ में हैं, फिर आप बोले साहब मोदी साहब काम क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे, हमने तो आपका साथ दे दिया। कहने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ में खड़े हैं तो सब्र रखें, उस गवर्नमेंट को प्लान करने दें, सही तरीके से उस ऑपरेशन को लॉन्च करने दें, उसको घड़ी घड़ी उकसाएं मत कि हम तो आपके साथ खड़े, आप कर क्यों नहीं रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री ऑपरेशंस कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके अंदर उन लोगों की जान, उनका जो जज्बा है वो इन्वॉल्व रहता है, जो इस जंग को दुश्मन के अंदर लेके जाते हैं। क्या आपका भाई, आपका बेटा, आपका कई है फौज में, जिनके उनसे पूछिए आप कितना रिस्क लेके जाता है एक फौजी एक जंग को अंजाम देने के लिए। तो ये कहना बड़ा आसान है कि सर जाहिर सी बात है कि आप जो बता रहे हैं, एक फौजी जो खड़ा है सरहद पर, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि भारत की जो जनता है, भारत की जो सरकार है, तमाम लोग हैं, वो भरोसा रखे उस पर। लेकिन साथ ही हमारे अंदर जो लोग हैं, जो दुश्मन है, जो बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे ही एक लिस्ट आपके सामने देख रहे हैं आप, जिसमें ज्योति मल्होत्रा, अरमान गजाला, यामीन मोहम्मद, देविंदर सिंह ढिल्लो और साथ ही मोहम्मद मुर्तजा, ये सभी पकड़े गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे। बहरहाल भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं, इन पर नजर रखी हुई है, कोई बचकर निकल नहीं सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं, जिनके जरिए हम दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे, उनको अपग्रेड करना है। इसलिए IAF ने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। HAL के सुपर 30 प्रोग्राम के जरिए अपग्रेड किया जाएगा 84 फाइटर जेट्स को, और ताकत देगा HAL हमें स्वदेशी अस्त्र ब्रह्मोस से लैस होंगे हमारे सुखोई 30 MKI, और विरूपाक्ष AE से यानी रडार जो सिस्टम है उसे भी अब डिजिटल कॉकपिट के जरिए जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो Su-30 MKI को और बेहतरीन बनाया जा रहा है। तो भारत इस वक्त तैयारी क्या कर रहा है? एक तरफ की पाकिस्तान को किस तरह से हर मोर्चे पे हमें मारना है, चाहे वो काइनेटिक फोर्स हो या फिर नॉन काइनेटिक फोर्स हो। बहल सर जी,
एचएएल जब यह कहता है कि हम Su-30 MKI को और अपग्रेड करेंगे, मतलब साफ है कि हमने अभी अपने गार्ड्स नीचे नहीं किए हैं। हमें पता है कि भविष्य में हमें किस तरह की लड़ाई लड़नी है, और जैसा कि डीजीएमओ ने कहा था, अगली लड़ाई और ज्यादा हाईटेक होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, जो कि 13 स्क्वाड्रन है, 270 के करीब हमारे पास जहाज हैं, इनको अपग्रेड करके, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जिसे आप AES से कह रहे थे, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडार होते हैं। और जब इसको अपग्रेड करके तो हमारी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो एक ही एयरक्राफ्ट इसकी मैचिंग पे आएगा, वो होगा J-10 एयरक्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। और कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर सारे जहाज को अपग्रेड किया जाएगा। और एक बहुत ही अहम चीज उन्होंने और की है कि पहला LCA Mark 1A का स्क्वाड इस साल पे बनेगा। ये बड़ी अच्छी न्यूज आई है कि जी इंजन अब आने शुरू हो गए हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट 12 एयरक्राफ्ट है जो Mark 1A है LCA के, क्योंकि अगर आप देखें ब्रह्मोस इतना अच्छा यूज हुआ, नागास्त्र 1 इतना अच्छा यूज हुआ, आकाश तीर ने तो बिल्कुल ही एकदम फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया। तो जो भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसके अंदर। तो अगर LCA ही एक है जिसका नाम नहीं आया, लेकिन अब LCA Mark 1A आ रहा है, 12 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और मेरी HAL से रिक्वेस्ट है मिशन मोड में इस साल इनको ला के दिखाइए। अब सर, रिक्वेस्ट की आपने बात की, तो खबर तो यह भी आ रही है कि भारत के जो ब्रह्मोस ने इतना जबरदस्त काम किया, और शायद तो ये तो क्लासिफाई भी होगा नहीं, क्लासिफाइड ही रहने वाला है कि क्या हमने एयर का इस्तेमाल किया, यानी फाइटर्स का इस्तेमाल किया ब्रह्मोस को दागने के लिए। तो ऐसे में इंडोनेशिया चाहता है कि उसके जो Su-30 MKI है उसको भारत अपग्रेड करके दे और उसमें ब्रह्मोस लगा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की रेंज जो नॉर्मली ग्राउंड से रेंज होती है वो 290 किलोमीटर है, लेकिन जो एयर से, हवा से हम फायर करते हैं उसकी 450 से ऊपर होती है। सारे विश्व में देश है 57, हमको जनरल साहब बता रहे थे कि 57 ऐसे देश हैं जो आज चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीदें। इनमें से जो प्रोमिनेंट है वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि आप बेचें इसको। फिलीपींस ऑलरेडी खरीद चुका है $325 मिलियन का। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध ने एक चीज तो दिखा दी है कि जो भारत के एक्चुअल इंडिजिनस सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है इस समय दुनिया के अंदर। सिरा सर, जिस तरह से हमने आज बातचीत की, और इस बातचीत में एक बात तो निकलकर सामने है, जिसको आपने कहा था कि अब भारत अपने जो देसी हथियार है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, और आखिर में हमने HAL की खबर भी बता दी कि किस तरह से भारत अपने ही हथियारों को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। और Su-30 MKI जो कि भले ही हमने रशिया से लिया हो, लेकिन अब पूरी तरह से वो भारतीय बन चुका है, क्योंकि उसमें इतनी सारी तब्दीलियां की गई हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आने वाला युद्ध होगा उसमें भारत के साथ अगर कोई खड़ा भी ना हो, कोई साथ भी ना दे, हम अपने बलबूते पर दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। और यही वजह कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर।